प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। तो बच्चों, आज अपन कवि त्रिलोचन की कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। पहले कवि का परिचय जानते हैं। कवि त्रिलोचन आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रगतिशील दौर के कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से शोषितों, पीड़ितों, मजदूर, किसानों का पक्ष लेकर के पूंजीवाद का घोर विरोध किया है, जो प्रत्येक प्रगतिशील कवि की एक विशेषता है। देखो, परिचय जानते हैं अभी इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं और ये जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। यानी एक खास बात, ये प्रगतिशील कवि होते हुए भी इनके काव्य में, इनके विचारों में क्रांतिवादी तीव्रता और त्वरा और वेग, जो आवेग है, उसकी अपेक्षा एक मंद लय मिलती है। ये इसकी खास विशेषता है। और अंग्रेजी में एक छंद है सोनेट। तो सोनेट छंद को हिंदी में स्थापित करने वाले प्रमुख कवि के रूप में इनकी पहचान है। अब कविता के परिचय के बारे में दे रखा है, देखो यहाँ कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। यानी आर्थिक मजबूरी के चलते घर टूटने का अर्थ ये है कि किस तरह से लोग अपने घरों को छोड़ करके महानगरों में जाने को मजबूर हो जाते हैं, और महानगरों में जाने के बाद किस तरह से अपने घर वालों से, अपने रिश्ते संबंधियों से वो उनको समय नहीं दे पाते हैं और एक दरार का रूप ले लेती हैं ये कारण। और नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतीक पक्ष में खड़ी हो जाती है जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर वज्र गिरे, कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। यानी कलकत्ता पर वज्र गिरने का अर्थ है कि कलकत्ता पर घोर विपत्ति आए। घोर विपत्ति लाने का प्रमुख कारण यही है कि जो चंपा के पति को उनसे छीन करके, अर्थात उनसे इतनी दूर जा कर के कलकत्ता में रहेगा, उस पति को वो अपने पास से जाने ही नहीं देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो विशेष मजबूरी है आर्थिक तंगी के कारण मेरे परिवार में कभी ऐसा हो। और एक और ये गांव की जो निरक्षर जनता है उसकी ओर इंगित करती हुई कविता है। चलो सीधे कविता पर चलते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। मैं पढ़ रहा हूँ इसको कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। देखो, यहाँ चंपा काव्य की नायिका है। कवि कह रहा है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अक्षर यानी अक्षर, ये ग्रामीण आंचलिक भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर कि चंपा नाम की एक लड़की है जो एक ग्वाले की लड़की है। वो अक्षर को पढ़ना नहीं जानती है, निरक्षर है। और कवि कहता है कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह मेरे पास आ जाती है और चुपचाप खड़ी खड़ी मेरे पढ़ने को, मेरे बोलने को, मेरे शब्दों को और शब्दों से जो अर्थ निकलते हैं उसको बड़ी ध्यान से वो सुनती है। और उसको बड़ा अचरज यानी आश्चर्य होता है। किस बात का आश्चर्य होता है चंपा को? कि इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। यानी ये जो काले काले शब्द पढ़ते हैं कवि, किस तरह से ये बोल पाते हैं, किस तरह से पढ़ पाते हैं और किस तरह से इनमें इन शब्दों के अर्थ, अनेक अर्थ निकल पाते हैं। आगे कवि कहता है कि चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। यानी चंपा सुंदर की लड़की है, इसके पिता का नाम सुंदर है। और सुंदर कौन है? गांव का एक ग्वाला है। ग्वाला यानी जो पशु चराने वाला।
जो गाय भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर, चौपाई यानी पशु जानवर, उनको लेकर चरवाही करने जाती है, उनको यानी चराने के लिए वन में, जंगल में, खेतों में जाती है। उसकी विशेषता बता रहा है चंपा की कवि यहाँ देखो कि चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। आगे चंपा की विशेषता बताते हुए कवि कह रहे हैं कि चंपा अच्छी लड़की है तो चंचल भी है, चंचल यानी अस्थिर रहने वाली, और शरारती भी है, नटखट है, कभी कभी उद्यम करती है, उद्यम यानी धमा चौकड़ी करती है, और क्या क्या करती है कि कवि कहता है कि मेरी कलम चुरा लेती है कई कई बार, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, और जैसे तैसे उसी ढूंढकर जब लाता हूँ, किसे ढूंढकर लाता हूँ, जैसे तैसे कलम को, उस खोई हुई कलम को जो चंपा ने चुरा लिया है, उसको मैं ढूंढकर जब लाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में ही कागज़ गायब हो जाता है, यानी कभी कलम चुरा लेती है और कभी मेरे कागज़ को वो चुरा लेती है। पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। कभी कहता है कि मैं चंपा की इन हरकतों से कभी कभी परेशान भी हो जाता हूँ। और चंपा कहती है कि तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है, सब जन पढ़ना लिखना सीखें। कभी फिर कहता है आगे, चंपा कहती है कि तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर। कवि से कहती है चंपा, कागज़ ही गोदा, गोदना होता है मानना या कागज़ पर कुछ छापना, लिखना, यानी सारे दिन पढ़ाई लिखाई ही करते रहते हो तुम। कवि से कह रही है चंपा, क्या यह काम इतना अच्छा है कि तुम दिन भर इसे करते रहते हो? बहुत अच्छा काम है क्या? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर कवि कहता है कि चंपा की इस बात से सुनकर के मुझे हंसी आ जाती है, और मेरे हंसने के बाद चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, एक दिन की कहानी सुना रहा है कवि। एक दिन की बात है कि चंपा मेरे पास आती है और मैंने चंपा से कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, जिस तरह मैं पढ़ता लिखता हूँ उसी तरह तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के पीछे जो उद्देश्य बता रहा है कवि, पढ़ने के लिए जो प्रेरित कर रहा है, उस प्रेरणा दे रहा है जो, वो आगे प्रेरित करने के लिए चंपा को कह रहा है कि हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े काम सरने का अर्थ है कि मुसीबत में, परेशानी में पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। वैसे भी कहा गया है कि जब भी कोई परेशानी हो, दुख हो, तो पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ जाती है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। हमेशा बुरे वक्त में हमारी शिक्षा, हमारी विद्या ही हमारे काम आती है। इसलिए कवि भी यहाँ कह रहा है कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, यानी मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा पढ़ना। और दूसरी बात ये गांधी बाबा की भी इच्छा है, महात्मा गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें। देखो बच्चों, ये उस दौर की कविता है जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और सारा देश महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के सानिध्य में गुलामी की बेड़ियों से इस देश को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो गांधी जी की विशेष इच्छा थी कि सब जन, यानी प्रत्येक समाज के प्रत्येक लोग पढ़ना लिखना सीखें, प्रत्येक बच्चे पढ़े लिखे हों, तभी जाकर हमारे अंदर जागरूकता आएगी। और जितनी जल्दी जागरूकता होगी उतनी ही जल्दी हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। इसलिए कवि यहाँ कह रहा है कि क्योंकि गांधी का दौर था ये, गांधी बाबा की भी यही इच्छा है कि सब जन पढ़ना, प्रत्येक मनुष्य पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब चंपा चूँकि निरक्षर है और जो भी पढ़ा लिखा नहीं होता है और उसको जब इच्छा और जिज्ञासा भी नहीं होती है पढ़ने की, तो वो यही कहता है कि मुझे नहीं पढ़ना लिखना। और जो उसको पढ़ने के बारे में कहता है, जोर देता है, बल देता है, उसको वह मनुष्य भी, वह आदमी भी बुरा लगने लगता है। इसीलिए गांधी तक को भी बुरा बता देती है चंपा, देखो कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे,
मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अर्थात गांधी बाबा को तुम तो अच्छा बताते थे, उनकी बड़ाई करते थे, सम्माननीय आदमी बताते थे उनको, लेकिन वो पुरुष तो ऐसे हैं, पढ़ने लिखने की ये बातें किए जा रही हैं। अर्थात जो पढ़ाई लिखाई की बातें मेरे सामने करेगा वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब आगे कहा कवि ने चंपा से कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, और कारण बता रहा है पढ़ लेने के पीछे, और प्रेरणा दे रहा है चंपा को कवि कि ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, कि पढ़ने लिखने से ही तुम्हारी शादी होगी, और शादी के बाद जब तुम गौने जाओगी, गौने होता है ससुराल जाना, जब तुम अपने ससुराल चली जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह कर के चला जाएगा जब कलकत्ता, बालम यानी पति, जब कुछ दिन पति तुम्हारे साथ रह कर के कलकत्ता कमाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए चला जाएगा, तो बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कलकत्ता इतनी नज़दीक नहीं है कि जाने के बाद तुम्हारा पति रोज़ाना तुम्हारे पास घर आएगा, बहुत दूर है वो, उसे तो कभी कभी पत्र में लिखकर संदेशा ही पा सकते हैं, इतनी दूरी से तो रोज़ाना वहाँ नहीं जाया जा सकता, इसलिए कैसे उसे संदेशा दोगी, अपना संदेश पत्र कैसे अपने पति को लिखोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, और जो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कोई संदेश भेजेगा, प्रेम की पाती भेजेगा, उस पाती को, उस खत को, उस पत्र को तुम कैसे पढ़ोगी जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं आएगा, जब तुम पढ़ोगी ही नहीं। इसलिए चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और साक्षर हो जाना चाहिए। फिर चंपा क्या जवाब देती है कवि को देखो, एक पूरी कविता संवाद शैली में है, संवाद शैली यानी संवाद यानी बातचीत या वार्तालाप, प्रश्नोत्तर एक दूसरे से वार्तालाप के रूप में यहाँ कर रहे हैं, बातचीत चल रही है कवि और काव्य नायिका चंपा में। चंपा कहती है, फिर चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। देखो बड़ा भारी व्यंग किया है कवि ने इस पर। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, देखा तुम पढ़े लिखे होकर भी झूठ बोलते हो, क्या झूठ बोलते हो कि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मैं शादी ही नहीं करूँगी, और यदि शादी मेरी हो भी गई तो मैं अपने पति को कभी मेरे से दूर नहीं जाने दूंगी। हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, पढ़े लिखे होकर भी इतनी झूठ बोलते हो, क्या झूठ बोलते हो कि तुम्हारी शादी होगी, मेरा पति कलकत्ता जाएगा, ये सब झूठी बातें क्यों कर रहे हो, और मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। मैं पहली बात तो शादी ही नहीं करवाने वाली, और शादी किसी तरह हो भी गई किसी के दबाव स्वरूप, तो मैं अपने पति को कभी भी अपने से दूर जाने नहीं दूंगी, अपने बालम को यानी पति को हमेशा साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, और कलकत्ता तो बिल्कुल ही नहीं जाने दूंगी, क्योंकि जिस कलकत्ता को तुम कह रहे हो कि बहुत दूर है, वहाँ से पत्र लिखकर ही संदेश को भेजा या प्रेषण किया जा सकता है, उस कलकत्ता को में तो मैं अपने पति को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। और अंतिम पंक्ति में यहाँ काव्य नायिका चंपा कवि से कह रही है कि कलकत्ते पर बजर गिरे, उस कलकत्ते पर तो वज्रपात हो जाए, वज्र गिर जाए, वज्र गिरने का अर्थ है मुसीबत, घोर विपत्ति आ जाए। क्यों कह रही है, क्योंकि जो कलकत्ता मेरे पति को मुझसे इतनी दूर रखे, उस कलकत्ता पर तो भारी विपत्ति आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो मुख्य रूप से बच्चों इस कविता का मुख्य प्रतिपाद्य यही कि गांव में साक्षरता के प्रति किस तरह से उदासीनता रहती है, उसकी ओर इंगित करते हुए कवि चंपा के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना लिखना चाहिए, बिना साक्षरता के न तो हम आज़ाद रह सकते हैं। गांधी जी की भी इसीलिए यही इच्छा थी कि स्वतंत्रता, साक्षरता
से ही जल्दी आ सकती है, शीघ्र आ सकती है। जागरूक लोग साक्षर होकर ही जागरूक हो सकते हैं। और दूसरा, पलायन की ओर इंगित करते हुए कि किस तरह से आर्थिक मजबूरी के तहत लोग घरों से महानगरों की ओर, कलकत्ता जैसे नगरों की ओर मजबूरी के रहते पलायन कर जाते हैं। ये इसका मुख्य प्रतिपाद्य है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह कविता समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उचित समाधान करूँगा। धन्यवाद।